आई जस्ट फॉरगॉट टू गिव द रिकॉर्डिंग। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डेफिनेशन हैं और लाइक एक रॉ पर्सपेक्टिव में अगर बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्ट्राइव टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हूँ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि जो उच्च शिक्षा है उसको सभी जगह में पहुंचाना है, लाइक अक्रॉस द स्टेट हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ में उच्च शिक्षा को लेके जाना है। दैट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उस गोल को अचीव करने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे और बहुत सारे फैकल्टीज हैं, स्टाफ्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो दो एस्पेक्ट मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है तो वो मेरा भी गोल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो बना हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर दो कंपोनेंट को लेके बना हुआ है। दो कंपोनेंट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट जो है वो टू और मोर कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल है। प्लीज आप अभी हैंड रेज मत कीजिए। ओके, लेट मी जस्ट कंटिन्यू फर्स्ट। जो जिन्होंने भी हैंड रेज किया है प्लीज कीप इट डाउन, आई डोंट वांट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो कंपोनेंट से बना है। एक कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है, और बिहेवियरल कंपोनेंट जैसे कि मैं हमने आपको बताया कि मैन का डिफरेंट मॉडल्स है, और मैन के मॉडल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लासिफाई हम कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करूं तो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे चेस्टर बेनार्ड ने कहा था कि इट इज अ सिस्टम ऑफ कंसियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पीपल। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कंसियस एक्टिविटी देते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसमें तीन कीवर्ड्स का एम्फोसिस है, एक है कोऑर्डिनेशन का, एक है पर्सन का। तो वैसे और भी बहुत डेफिनेशन है जो कि मैंने दे रखा है एंड यू कैन रीड बाय दिस योर ओन। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट फीचर्स क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है डेफिनेटली। हर ऑर्गेनाइजेशन का, आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज हैविंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, फर्स्ट। सेकेंडली, इट इज हैविंग अ सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में है और उसका ऑब्जेक्टिव है तो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। आप डिफरेंट लेवल्स पे हैं और आप डिफरेंट लेवल्स पे चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दीज आर द कोर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या आता है, आपका ड्यूटीज आता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। जैसे कि मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ बाय टेकिंग अ क्लास, तो दीज आर द सेट ऑफ ड्यूटीज विच आई एम परफॉर्मिंग। देन वी हैव गॉट डेफिनेट ऑथोरिटी, मेरे ऊपर भी कोई है और उनके ऊपर भी कोई है, तो डिफरेंट ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो हमारा ऑथोरिटी जो होता है वो हमारे ऊपर होता है, और हम किसी के, मान लो ऑथोरिटी है तो हम किसी के ऊपर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके देगा। वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कैसा होता है। एंड फाइनली वी हैव टू क्रिएट ऑथोरिटी रिलेशनशिप। हमारे बीच कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बीच एक ऑथोरिटी रिलेशनशिप होता है, आइदर सबऑर्डिनेट का होता है या फिर सीनियर जूनियर का होता है या फिर डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। तो ये डिफरेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं उसका फीचर्स लिखना चाहूँ तो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैं आपको जो दे रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट्स वाइज दे रहा हूँ चीजें, तो आप इमीडिएटली ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रहेगा तो उसमें आप कुछ लिख पाएंगे, एक्टिविटीज दिया रहेगा तो उस पर कुछ लिख पाएंगे, ड्यूटीज दिया रहेगा तो कुछ लिख पाएंगे। तो आई हैव क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ आई मीन हायरार्की जो कि आपको इजी गोइंग वे में चीजों को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होगा। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जस्ट मेन हेडिंग्स लिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आप लाइक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट काम कर रहा है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको उसके काम को इजी करने में मदद करता है। दिस इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे एक पर्टिकुलर काम है एक डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट के काम को कौन कौन जवाबदार है, जो
काम को करेगा वो जवाबदार है, जो ऊपर बैठा रहेगा वो भी जवाबदार है। तो फैसिलिटेशन का प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ग्रोथ ग्रोथ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहिए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, हर ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का जोश, ये जो होता है, दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। देन वी हैव गॉट डिफरेंट टूल्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एक मिशन है, एक विजन है, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वी हैव गॉट डिफरेंट टूल्स। तो समय समय पर हम वो टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि हम एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैं आप तक पहुंचा हूं और ये क्लास को मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। सो वी हैव गॉट डिफरेंट टूल्स, हमारे पास डिफरेंट टूल्स है इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन इन एंटरप्राइज, जो डिफरेंट एंटरप्राइज होते हैं उसके बीच कोऑर्डिनेशन होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये आप याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि वी पीपल, मैं जैसे काम कर रहा हूँ अपने संस्था में, आप अपने संस्था में काम कर रहे हैं, सो दिस कलेक्टिव पीपल इट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेस। और ह्यूमन के रिसोर्स क्यों कहा गया है? बिकॉज ह्यूमन एक इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट लिंक है कि बिना ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। तो ऑप्टिमम यूज क्या होता है? ऑप्टिमम यूज का मतलब मैक्सिमम यूज। अगर मेरा मेरा सपोज एबिलिटी लेट अस से 80 एक स्कोर है जो मेरा एबिलिटी है, एंड एबिलिटी अगर मेरा 80 है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूरा एबिलिटी यूज नहीं कर पाया, सपोज मैं 40% ही अपना दे रहा हूँ, सो इट इज ऑफ नो यूज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है कि मैं मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर सकूं। ओके, so these are the different importance of human resource. Now coming on to the what are the different characteristics of good organization? आवाज आ रही है ठीक से? अगर आ रही है तो यस लिख दें। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। What are the different characteristics of good organization? एक गुड ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या एक सफल संस्था, अगर हम बोलते हैं कि एक संस्थान जिसमें आप काम करते हैं उसके उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है या क्या होना चाहिए? पहला फीचर होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में चलना चाहिए। ये इसे में भी सब एग्री करते होंगे कि अगर एक संस्थान है तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन उसमें डेफिनेटली होगा। अगर समन्वयक नहीं होगा एक दूसरे के बीच में तो काम कैसे करेंगे? और आप देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेलियर होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैटर नहीं करता है कि वो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसका फेल्योर का कारण इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है कि उसमें बहुत अच्छे लोग हों, बहुत स्किलफुल लोग हों, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। दैट इज वन। सेकंड है प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट। प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपको महसूस होना चाहिए कि आपका संस्था ग्रो कर रहा है और उस संस्था के साथ आप भी ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो यू मस्ट हैव दैट प्रोविजन, प्रोविजन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल, और एक दूसरे के ऊपर वैसा कंट्रोल नहीं। अगर ऑथोरिटी बना है तो ऑथोरिटी का आप पे कंट्रोल होना चाहिए। आप किसी लेवल पे अगर ऑथोरिटी हैं, जिम्मेदार हैं, तो उस पे नीचे वालों का आप कंट्रोल कर पाना चाहिए। दिस इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी जब होता है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब हम कितना डेलीगेट करते हैं अपना ऑथोरिटी को, मेरी जिम्मेदारी को या मेरा इसको मैं कितना डेलीगेट कर पाता हूँ, दैट इज नोन एज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब वही होता है। देन प्रमोशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आप बहुत दिन तक सेटिस्फाइड नहीं रहे अपनी कंपनी से तो सोचने की लाइक स्विच करने की सोचते हैं। दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन प्रमोशन ऑफ इन सेटिस्फेक्शन। अगर आपको सही समय पे मिल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्वियसली गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को आप बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं है। एक और चीज की लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्गेनाइजेशन में फील करते हैं कि हमको फ्लेक्सिबल होना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैं एक चीज और बता दूं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब कभी भी आ जाए कभी भी चले जाएं। दिस इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट जगह में, डिफरेंट जोन में जाके आप इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैटर कर सके, और आप फ्लेक्सिबल हो डिसीजन मेकिंग के लिए, आप फ्लेक्सिबल हो
चीजों को समझने के लिए, सोचने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि सपोज मुझे ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी चाहिए, मेरे घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो ठीक है, वो फ्लेक्सिबल आवर्स हैं जिसमें कि मैं जाके अपना काम कर लूं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मुझे समझे और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिलीफ करे, सो दैट मैं अपने घर का केयर ले सकूं। दिस इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि मैं फील कर सकूं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूं, जिम्मेदारियों के साथ। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैंने जैसे कहा, ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, होना ही चाहिए। देन वी मस्ट हैव यूनिटी इन कमांड। यूनिटी इन कमांड का मतलब क्या होता है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी इन कमांड एक कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगेन आपको पढ़ाया जाएगा कि यूनिटी इन डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि सपोज एक एम्प्लॉय है, मेरे अंडर एक एम्प्लॉय है, और उस एम्प्लॉय के दो बॉस है। माने उस एम्प्लॉय को आपने क्या किया है, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में रख दिया है, और दोनों का काम वो करेगा। उसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड मिसमैच होता है। अगर ये बोला उसने नहीं किया, या दूसरे का काम मान लो कर रहा है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या सोचता है या क्या चाहता है कि हमेशा यूनिटी ऑन ऑफ कमांड होना चाहिए। मतलब एक आदमी को ही डायरेक्शन देगा, या फिर एक आदमी का या एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, जहां पर कि वो रिपोर्टिंग करे, जहां की वो बताए कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया। दिस इज नोन एज यूनिटी इन कमांड। कमांड की यूनिटी होनी चाहिए। देन क्लियर कट एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। भाई ड्यूटी का क्लियर कट एलोकेशन भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सपोज मैं सीनियर हूं और मुझे लगता है कि ये काम मुझे नहीं आता तो अपने जूनियर को दे दूं। तो दिस इज नॉट द क्लियर कट एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से ड्यूटीज का क्लियर कट एलोकेशन होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कहाँ किसको कब काम पे रखना है, क्या काम करना है। देन वी मस्ट हैव हार्मोनियस ग्रुपिंग एंड फंक्शंस। हार्मोनियस ग्रुपिंग का क्या मतलब है? जैसे हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए, तो हार्मोनियस ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस भी होने चाहिए। जैसे कि सपोज कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सारे चीजें इंटरलिंक्ड होती है। जैसे क्या इंटरलिंक्ड होगा? सपोज कटिंग का प्रोसेस पहले होगा, उस कटिंग के प्रोसेस के बाद हमको एसिमिलेशन करना है, और एसिमिलेशन होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। मैंने तीन चीजें लिया, पहले कटिंग होगा, कोई भी रॉ मटेरियल का कटिंग होगा, और कटिंग होने के बाद उसको हम एसिमिलेट करेंगे, एक जगह जमाएंगे, रखेंगे, फिर फिनिश गुड हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग है। सपोज पहला डिपार्टमेंट रेडी नहीं हुआ है और तीसरा डिपार्टमेंट रेडी हो गया है, देन हार्मोनियस ग्रुपिंग वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम है कहीं पर, बेसिक प्रॉब्लम है। सो हार्मोनियस ग्रुपिंग हर जगह होना चाहिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी बनाना है, उसका फंक्शनिंग को मोर स्मूदर फॉर्म में लाना है, देन यू मस्ट हैव द हार्मोनियस ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस। ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाई मोरल का है। एम्प्लॉय जो है हाई, उसका मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए। और हाई मोरल कैसे रह पाएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन उसकी माने छोटी बड़ी जरूरतों को समझेगा, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जोड़ पाओगे, देन इट क्रिएट्स हाई मोरल। तो एम्प्लॉय मोरल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनली रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव एक बहुत बड़ा चीज है। ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, इट इज अ वेरी बिग थिंग। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अगर मैच नहीं कर पाया, तो मैं भी फेल्योर होऊंगा और मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी फेल्योर हो जाएगा। तो सिमिलर वे में हमको समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, और हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं कि नहीं। दैट इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन, आई मीन, वी कैन अलाइन विथ। देन वी कैन हैव फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हमको मैन पावर का यूटिलाइजेशन फुलेस्ट एक्सटेंट में करना है। माने वी हैव टू यूटिलाइज द एंटायर मैन पावर इन अ करेक्ट वे। कई संस्थाओं में क्या देखा गया है कि अमूमन बोला जाता है कि जो 20% लोग होते हैं वो रेस्ट ऑफ द 80% लोग का काम करते हैं। मतलब 20% काम के होते हैं और 80% काम के नहीं होते हैं। ये अमूमन देखा जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो बाकी अपना काम जो है दूसरे को ला दे देते हैं। सो इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का सूचक नहीं है। फुलेस्ट यूटिलाइजेशन जब तक हम मैन पावर का नहीं करें, एक अच्छा संस्था बन नहीं सकता। सो होपफुली यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अगर हैं तो
अगर हैं तो यस बोलिए, अदरवाइज वी कैन मूव। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, एंड बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का बिहेवियर, जैसे वी एज एन इंडिविजुअल आर हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज, हमारा डिफरेंट जो पर्सनालिटीज है उसके हिसाब से हम जो बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, दैट टुगेदर मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों है, ये पहली बात समझते हैं। आप सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, सो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक मेरा अगर बिहेवियर अच्छा है तो मैं काम को स्मूथली करा के ले जाऊंगा। दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है, मैं अलाइन कर पाता हूँ अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में, और अपने आप को लाइक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो इम्पैक्टफुल हो जाएगा। या हम सोच पाएंगे लाइक, जस्ट अ मिनट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिसिप्लिन है, वो ऑफ लेट इमर्ज हुआ है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। एमबीए में ये एक सब्जेक्ट के हिसाब से तब रियलाइज हुआ पढ़ाने के लिए कि बिहेवियर को हम बहुत इंपॉर्टेंस हमने दिया, और बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना चालू कर दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है क्या, ये हम थोड़ा समझते हैं कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। पहला है कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मल्टीपल डिसिप्लिन से आया है, ये एक डिसिप्लिन का काम नहीं है, ये वेरियस डिसिप्लिन का काम है, जो कि मिल पाया है, हो पाया है। सेकंड है, ये अप्लाइड साइंसेस का एक पार्ट है। अप्लाइड साइंसेस क्यों है, देखिए मैं एक चीज और बता दूं कि मैनेजमेंट जो फंक्शन है, मैनेजमेंट फंक्शंस में हम डिफरेंट डिसिप्लिन को लेके चलते हैं। जैसे मैनेजमेंट में साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट में सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट में साइंस है, मैनेजमेंट में आर्ट्स भी है, एंड मैनेजमेंट एक खिचड़ी वाला सब्जेक्ट है। खिचड़ी वाला सब्जेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यू विल लर्न एवरीथिंग। हर चीज आपको सिखाया जाएगा, हर चीज आप सीखेंगे, और थोड़ा थोड़ा हर चीज का एक्टिविटीज या नॉलेज आपको रहेगा। दैट इज वाई इट इज अप्लाइड साइंसेज ऑल्सो। जब भी प्रॉब्लम कहीं पर अराइज होता है तो मैनेजमेंट को बुलाया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहेवियरल मैनेजमेंट भी है। बिहेवियरल मैनेजमेंट क्यों है, बिकॉज हम बिहेवियर को भी क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिहेवियर को भी डिफाइन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कैसा है एक इंडिविजुअल बिहेवियर, कैसा होना चाहिए। ये एनवायरमेंट का भी कंसर्न है। क्यों कि क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, जैसे कि हम कहीं काम करने जाते हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा एनवायरमेंट डिफरेंट है, हम वहां कैसे करके फिट होंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज एनवायरमेंटल कंसर्न ऑल्सो। इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड ऑल्सो। व्हाई, बिकॉज जो चीजें हो चुकी है, जो साइंस से रिलेटेड है, उसको हम यूज करते हैं। इट इज कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है सिचुएशन। आप जान लीजिए, कॉन्टीजेंसी जहां पर भी आए एक वर्ड, इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो सिचुएशनल होता है मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का जो एक्शन होता है, दैट इज ऑलवेज सिचुएशनल इन नेचर। वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाता है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टोटल सिस्टम अप्रोच। टोटल सिस्टम अप्रोच का क्या मतलब है, इट इंटीग्रेट्स ऑल द वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्टर काम नहीं आता। वी विल गो थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टुगेदर काम करती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक टोटल सिस्टम अप्रोच है। Another factor it is normative and value based. Normative का मतलब, नॉर्मेटिव वो होता है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च को प्रमोट करता है। एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च मतलब आपने एक रिसर्च किया, और जो आउटकम आपके पास आया वो सोशियली हम उसको एक्सेप्टेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
सपोज मैंने कोई रिसर्च किया है और वो सोसाइटी के लिए कोई काम का नहीं है, इट इज आउट ऑफ डेट, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो नॉर्मेटिव और वैल्यू बेस्ड रिसर्च का मतलब ये होता है, या कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि वो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो, वो आउटकम बेस्ड हो। तो दिस इज अनदर फैक्टर। इसमें डुअल लॉजिक भी है। डुअल लॉजिक क्या है? एम्पिरिकल एनालिसिस भी होता है और सब्जेक्टिव जजमेंट भी होता है। एम्पिरिकल एनालिसिस वो होता है जो कि पर्टिकुलर रिसर्च आउटकम, जैसे मैंने आपसे फीडबैक लिया और उसको एनालाइज किया, वो एम्पिरिकल रिसर्च है, क्योंकि मैं डेटा के बेस में काम किया। और कई बार हमें सब्जेक्टिव जजमेंट भी लेना पड़ता है, जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं रहता है, वहां हम खुद से जजमेंट ले लेते हैं, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव जजमेंट, और वो डुअल लॉजिक है। एंड फाइनली इट इज ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑल्सो। ह्यूमन पोटेंशियल को बेस करके कोई भी डिसीजन लिया जाता है, और जो भी पॉजिटिव फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट कर रही है उसके बेस में भी डिसीजन होता है। तो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। थोड़ा सा मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लेके क्या अंतर है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि पश्चिमी जो देश हैं वो क्या सोचते हैं, और हम एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसको ध्यान से सुनेंगे, वाई बिकॉज वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और हमारे बीच क्या अंतर है हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मेंबरशिप में अंतर है। जैसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हमेशा सोचता है कि हमारा जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल और एक क्लियर लाइन हो बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वो कभी भी वर्क और पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व एक साथ नहीं करते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में। लेकिन हम इंडियन क्या करते हैं कि हम वर्क और पर्सनल लाइफ को हमेशा ओवरलैप करते हैं। वर्क इज लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, हमेशा वर्क को एक्सटेंडेड फैमिली के हिसाब से यूज करते हैं। और यही कारण है कि लाइक अमेरिका का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद से हट जाता है तो वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पद से हटे चाहे मत हटे, जो भी है वो लाइफ टाइम अपने जो टाइटल है उसको कैरी करके ले जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहां पर से ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन आया, और उस ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन से हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होके फिर ब्रिटिशरों से इन्फ्लुएंस होके हमने ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन अपना लिया हुआ है। तो स्टिल हमने जो है जो बेस्ट फिट पैटर्न है वो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, एटलीस्ट हमने माइंडसेट में अडॉप्ट नहीं किया है, और वही कारण है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। अगर वर्क की बात करते हैं तो वो हमेशा हाई प्रायोरिटी वर्क को देते हैं और डिसिप्लिन को देते हैं और कमिटमेंट को देते हैं। एज अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दे ऑलवेज गिव हाई एम्फोसिस ऑन वर्क डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। लेकिन हम इंडियन वाले नहीं दे पाते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं, लाइक पर्सनल मैटर्स को हमेशा हाई प्रायोरिटी दिया जाता है और वर्क डिसिप्लिन को लोएस्ट प्रायोरिटी में हम रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, हमेशा वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा इथिक्स वाला या प्रोटेस्टियन वर्ल्ड कल्चर ये वाला होता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर वैल्यूज की बात हो तो इंडियंस वेस्टर्नाइजेशन से ज्यादा अच्छे हैं, बिकॉज हम हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो उनसे रिच्ड है। मतलब इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में रोल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के साथ रोल कॉन्फ्लिक्ट उनका मिसमैच नहीं होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट है। रोल कॉन्फ्लिक्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कारण एक और भी है। जैसे कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे को 10 काम पकड़ा दिया गया, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो मैं रोल कॉन्फ्लिक्ट में रहूंगा कि क्या काम मुझे करूं नहीं करूं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में रोल कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है, बिकॉज एक रोल उनको दे दिया गया तो उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, तो डेफिनेट वर्क स्ट्रक्चर उनका रहता है। सोशियो कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो उनका सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट है, लेकिन हमारा ये डाइवर्स एनवायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट भाषा है, डिफरेंट संस्कृति है, तो हमको उन सब चीजों को लेके चलना पड़ता है। तो इंडियन में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल रहता है। और अगर फंक्शनल क्वालिटीज की बात करें तो उन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो ऑटोनोमस होता है, वो इनिशिएटिव टेकर होता है। और हमारे यहाँ रेस्पेक्ट फॉर हायरार्की, हमेशा अपने बॉस के प्रति एक रेस्पेक्ट होता है। डिपेंडेंस होता है कि मैं उसके बिना काम नहीं कर पाऊंगा, इसके बिना काम नहीं कर पाऊंगा। पर्सनलाइज्ड लॉयलिटी रहता है, अगर मैं ऊंचे पद पे पहुंच गया तो मैं सबको यूज करूंगा, ये वाला भावना भी होता है।
तो ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लेके, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव में, कई फिलोसॉफी इंडियन पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छा है। लाइक हम अपने ट्रेडिशन को वैल्यू करते हैं, ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और हेरिडिटी को बिलोंग करता है। मतलब हम सिर्फ वर्क को वर्क नहीं रखते, अपने पर्सनल और फैमिली मैटर पे इन्वॉल्व करते हैं, और सोसाइटल वेलबींग, हम जो सोसाइटी में इज्जत रखते हैं या कमाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ काम करते हैं। बट इट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वेस्टर्न मेंटेलिटी जो है उससे थोड़ा सा परे है। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का, ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आएगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी आपको आ सकता है कोई भी एग्जाम में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सभी को पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो टॉप लेवल पे बैठा होता है, जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है। मैनेजमेंट क्या करता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी फॉर्मुलेट्स किया है उसको वो इंप्लीमेंट करता है। तो जो मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज है। आप अगर टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन भी करना चालू कर देंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इट इज अ टॉप लेवल एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो हमेशा टॉप लेवल पे आता है, लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो मिडिल और लोअर लेवल एक्टिविटी में बिलोंग करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है उसको वो इंप्लीमेंट करता है। रोल की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बोल दिया कि ये होना है तो होके रहेगा। और मैनेजमेंट का काम होता है कि जो उसने बोल दिया है उसको हम एग्जीक्यूट करें और डायरेक्ट करें। इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन। मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्फ्लुएंस रहता है, जबकि मैनेजमेंट जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से। सपोज मुझे कुछ काम करना कराना है तो मैं पहले देखूंगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वो परमिट कर रहा है कि नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वो देखा नहीं जाता, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ओपिनियन के बेस्ड में रहता है। स्किल्स की अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। हैंडलिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए, ह्यूमन स्किल होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल स्किल, ये सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट स्किल्स की, तो मैनेजमेंट के पास मोर स्किल्स है देन एडमिनिस्ट्रेशन। उसका कारण यह है कि मैनेजमेंट जो है टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, सभी टाइप के स्किल से डील करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्किल की बात करता है मोर इंपॉर्टेंटली। फंक्शंस के हिसाब से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है, लेकिन मैनेजमेंट का फंक्शन होता है लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, लीड करना, कंट्रोल करना। एंड फाइनली जो ऑब्जेक्टिव, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जो गोल डायरेक्टेड होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस दिशा में लेके जाना है उस पे उसका एम्फोसिस होता है, जबकि मैनेजमेंट का एम्फोसिस होता है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। सो आप अगर मैनेजमेंट के लेवल में हैं तो जो प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसको कैसे करके हम अचीव करके ले जाएं, दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो लाइक थोड़ा ऊपर लेवल का बोल सकते हैं। अमूमन हम ये व्यू करते हैं कि मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का भी पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो एज अ टॉपिक है वो रिक्वायर्ड क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वी नीड दिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमको ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, पहला चीज। और ह्यूमन बिहेवियर को हमको क्यों समझना है? बिकॉज ह्यूमन जो है वो सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन जो है वो डेवलपमेंट करा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ह्यूमन करा सकता है। और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ह्यूमन को समझना जरूरी है। और ह्यूमन को अगर हम समझेंगे तो इंडिविजुअल लेवल की हम बात कर रहे हैं, हम इंटरपर्सनल लेवल की बात कर रहे हैं और हम ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं। ये तीन डिफरेंट लेवल्स हैं।
इंडिविजुअल लेवल क्या है? 1 to 1, अगर कोई मुझे समझे मेरे लेवल पे, दैट इज इंडिविजुअल लेवल। इंटरपर्सनल लेवल पे मतलब पर्सनली दो पीपल का इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल लेवल में समझना भी जरूरी है और ग्रुप लेवल में भी समझना जरूरी है। एक आदमी इंडिविजुअली कितना परफॉर्म करता है, इंटरपर्सनल लेवल पे कितना परफॉर्म करता है और ग्रुप लेवल पे कितना परफॉर्म करता है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज पावर, ऑथोरिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है और ये फैक्टर्स बिना ह्यूमन बिहेवियर के पढ़े हम जान नहीं सकते। और ये सब अगर हम जान गए तो ऑर्गेनाइजेशनल एडॉप्शन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशनल एडॉप्शन को भी हम समझ पाएंगे। ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे हम बिहेवियर को समझें और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एडॉप्टेबिलिटी को तय करें। दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनी कॉन्टेक्स्ट। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा एनलार्ज करके आप देखेंगे। ये फिगर दिख रहा है, विजिबल? यस, नो? यस, इट इज विजिबल, इट इज क्लियर ऑल्सो। आप देखेंगे, these are the different contributing fields or discipline towards development of organizational behavior। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, मैनेजमेंट जो फील्ड है या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो फील्ड है वो एक डिसिप्लिन से नहीं आया है, वो वेरियस डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। और एमबीए जो है वो एक खिचड़ी है, साइकोलॉजी से आया है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए हमको पर्सनालिटी समझना है, मोटिवेशन समझना है, लर्निंग समझना है, इमोशन समझने हैं, लीडरशिप क्या होता है उसको समझना है, एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजों को समझना है। तो ये किसका पार्ट है? ये साइकोलॉजी का पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी का भी पार्ट है बिकॉज सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम ग्रुप पढ़ते हैं, टीम, कम्युनिकेशन, पावर, पॉलिटिक्स, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। इसलिए सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में। हम सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजी का क्या मतलब है? एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, लाइक ग्रुप प्रोसेस कैसे होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, ये सारे सोशल साइकोलॉजी के पार्ट होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे होता है, सोशल साइकोलॉजी जो होता है वो सोसाइटी के लेवल पे होता है या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होता है। ये एंथ्रोपोलॉजी भी है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर की बात करते हैं, हम वैल्यूज की बात करते हैं, एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देन वी ऑल्सो टॉक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, पावर की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। टेक्नोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, टीम डायनामिक्स, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट तो है ही इसमें। तो ये सारी चीजें मिला के देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लिख के रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन है, how far they have created or how far they have attributed to the development of organizational behavior, which are those disciplines or which are those fields which contributes towards the development of organizational behavior। ये सारे डिसिप्लिन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप जैसा देख सकते हैं कि और आगे चल के देखें, इंडिविजुअल है, साइकोलॉजी इंडिविजुअल के साथ है, सोशियोलॉजी ग्रुप के साथ है, देन वी हैव गॉट ऑर्गेनाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी के साथ है, और ये सारे कंपोनेंट मिला के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है वो किस किस फैक्टर्स पे काम कर रहा है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग फैक्टर है। अंडरस्टैंड हम किसको कर रहे हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर को कर रहे हैं और ग्रुप बिहेवियर को कर रहे हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। देखिए, मैं हो सकता है कि अपने घर में बहुत मैंने आउटगोइंग नेचर का हूं, मैं गाना गाता हूं, ये इंडिविजुअल बिहेवियर है। लेकिन ग्रुप में जाने से मैं शाय रहता हूं,
सो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंडिविजुअल के बेसिस में और ग्रुप के बेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्यों है? मैनेजिंग। मैनेजिंग कैसे करेंगे? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई केरला से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ का है, और ये सब एक जगह काम कर रहे हैं और मेरे को मैनेज करना है, एज अ सीनियर मेरे को मैनेज करना है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। हो सकता है कई कई जगह में लाइक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि वो उस स्टेट से आया है, ये इस स्टेट से आया है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होना चाहिए। अगर वो पैदा हो गया तो उसको कैसे करके हम रिजॉल्व करेंगे, उसका भी मैनेजमेंट देखना है हम। थर्ड फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग। कैसे हम इन्फ्लुएंस करेंगे, वर्कप्लेस कल्चर को कैसे एट्रीब्यूट करेंगे, बढ़ाएंगे। वर्कप्लेस कल्चर क्या होना चाहिए हमारा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए, क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हम दें सो दैट लाइक चीजें जो है अच्छी परफॉर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लरिश करे। एंड फाइनली प्रिडिक्टिंग, एम्प्लॉय क्या कर रहा है उसको हम प्रिडिक्ट करना है एम्प्लॉय एक्शन के साथ और वर्कफोर्स ट्रेंड के साथ। तो बेसिकली 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट में जाने वाला है या जा रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओबी। ओबी का जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज क्या हो सकता है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अगर बने तो क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि मोटिवेटिंग क्लाइमेट पैदा हो सकता है। अगर बिहेवियर अच्छा हो ऑर्गेनाइजेशन में सभी का, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक गुड पर्सपेक्टिव में ऑपरेट करे, तो मोटिवेटिंग क्लाइमेट होगा जिससे कि आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फिटिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन इनटू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही व्यक्ति को सही स्थान पर सही जगह पहुंचाना एचआर मैनेजमेंट का काम है। अगर एक काम पड़ा हुआ है और हम सही व्यक्ति को सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इनएफेक्टिव एचआर मैनेजमेंट वो कहलाएगा। सो एचआर मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। फंक्शनल इंप्रूवमेंट होगा इससे, दैट मीन्स इट विल इंप्रूव द फंक्शन ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा। देन वी हैव प्रिडिक्टिव व्यूज, मैनेजर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है इट इज द रिलेशन बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, माने एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप कैसे है। अगर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ जाएगा। देन वी हैव गॉट इंटरेक्शन एंड रिलेशंस। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन बढ़ेगा तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरेक्शन और रिलेशन बढ़ेगा। मार्केटिंग इनसाइट्स बढ़ जाएगा, माने एक पर्टिकुलर संस्था अपने मार्केटिंग एफिशिएंसी और इनसाइट्स को बढ़ा पाएगा। वी विल गेट वर्क सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। सबसे ऊंचा है कि हम वर्क सेटिस्फेक्शन पा पाएंगे अगर इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक हेल्दी एटमोस्फियर क्रिएट करता है, तो वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हम सेल्फ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम अपने आप को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये सारे एडवांटेजेस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखिए मैंने कुछ स्लाइड्स जो है क्रिएट किया है बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो आपके बुक में है या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको लेके मैंने कुछ पॉइंट्स बस क्लियर किए। इससे आपको पढ़ने में ये होगा कि आप मेन हेडिंग्स को पढ़ लें, थोड़ा समझ लें और आप जाएं और आपके एग्जामिनेशन में आप लिख लें। एक चीज का ध्यान देंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2 बोरिंग पेपर है। दूसरे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये थियोरेटिकल पेपर है जो कि आपको समझना ज्यादा है। मतलब अगर इंटरेस्टिंग लगा तो आप समझ पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये फिर बहुत चैलेंजिंग पेपर हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको तोड़ के आपको आपके लिए बेटर बना पाऊं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट करेंगे। ओके, ये जो 2 पेपर्स हैं वो थोड़े से लाइक इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, बिकॉज ये थ्योरी है और थ्योरी पेपर में कई सारे सब्जेक्टिविटी होते हैं, जो सब्जेक्टिविटी को अगर आप नहीं समझेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। दूसरा चीज ये है कि मेरा एडवाइस है कि बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी आया है तो कुछ भी लिख देंगे तो वैसे में मार्क नहीं मिलेगा। आपको समझना है,
अप्रोप्रिएटली समझना है उसके अंदर क्या है, और समझने के बाद अपना एग्जाम्पल साइट करके लिखना है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू। तो थोड़ा आगे चलते हैं। गोल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिक गोल क्या क्या हैं और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। गोल्स में है कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव कंट्रोल होता है, सब पर कंट्रोल होता है, और कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। इट कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जा कहाँ रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज प्रिडिक्शन। आने वाले चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस को हम कैसे मीट करेंगे, ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कई बार ऐसे होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको अगर बॉस अच्छा नहीं मिलता है, सपोज आपने 5 साल नौकरी किया एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपको बहुत अच्छा बॉस मिला था, एंड सडनली योर बॉस चेंज्ड, और इस बार जो बॉस आया वो थोड़ा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या उसके अपने प्रॉब्लम्स है, वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो आप उस जगह में क्या सोचते हैं कि मैं संस्था छोड़ के दूसरे संस्था में ज्वाइन कर लूं, ऐसा भाव बहुत लोगों के मन में आता है। वो कारण ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और यहाँ पर हमको समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देखिए, जब भी आप ऊंचे पद पे जाएंगे, आपको मैनेजरियल स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम चाह रहे हैं कि आप एमबीए करें, या आप क्यों चाह रहे हैं कि आप एमबीए करें, बिकॉज आपको लोगों को डील करना है, और ऊपर जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं, आपके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। वहां पर आपको सभी चीजों को ऑपरेट करना है, लाइक सभी चीजों को समझना है, समझाना है, ऑपरेट भी उसी लेवल पे करना है। तो अगर आपको बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो आप डील नहीं कर पाएंगे। और जो पीपल से, माने जो लोगों से जो चीज निकालना है, वो आप निकाल नहीं पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे इंडिया की अभी क्रिकेट टीम खेल रही है, और बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट और फील्डिंग यूनिट एक साथ जब क्लिक कर रहा है तो टीम जीत रही है। इसमें से कोई भी एक यूनिट अगर थोड़ा सा आउटरेज हो जाए या परफॉर्म ना करे, तो टीम हार जाएगी। सिमिलर वे में एक ऑर्गेनाइजेशन हारती या जीतती या परफॉर्म करती तब है जब उसके सारे यूनिट्स फ्लरिशिंग हो, और सारे यूनिट के फ्लरिशमेंट के लिए उसको सारे एस्पेक्ट्स में अच्छे होना चाहिए। मतलब अपने अपने वीकनेस को आप मिनिमाइज करें, अपने स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करें, और वो तब हो सकता है जब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, पीपल का, स्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का और सोशल सिस्टम का। जो मैं बात कर रहा हूँ अभी एलिमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो एलिमेंट्स हैं, पीपल का अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग, टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग और सोशल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग। तो हम बोलते हैं, इसीलिए एचआर का जो फंक्शन होता है, इट इज गेटिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही आदमी को सही जगह पर सही टाइम पे पहुंचाना है, ताकि वो काम को एग्जीक्यूट करके आपको दे सके। तो दिस आर द डिफरेंट गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक चीज और की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सभी जो पेपर्स है उसके साथ इंटरलिंकेज है, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको चाहिए, आपको एचआर डिपार्टमेंट में भी चाहिए, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी चाहिए। ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए रखा गया है ताकि आपको बिहेवियर पता चल सके। और बिहेवियर का मतलब ये होता है कि यू मस्ट बिकम लाइक, अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। और सेल्फ डिसिप्लिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन दूसरों को बना पाएंगे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एमबीए स्टूडेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। जब हम भी एमबीए कर रहे थे तो ये बोला जाता था कि जो एमबीए स्टूडेंट कर सकता है वो दूसरा स्टूडेंट नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, और आउट ऑफ बॉक्स जाके चीजों को वो परफॉर्म कर सकता है। वो, उसका क्रिटिकल थिंकिंग होता है, उसका एनालिटिकल एबिलिटी होता है, उसको ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज है, उसको सभी चीजों का नॉलेज है। तो दिस इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप बिहेवियर को समझो, और बाद में जब आपका स्पेशलाइजेशन आ जाए, एचआर आ जाए, मार्केटिंग आ जाए, फाइनेंस आ जाए, तो आप इन चीजों को उसके साथ फिर कोरिलेट कर पाओगे। बिकॉज जो चीज आज मैं पढ़ाऊंगा, वो देखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में वो चीजें बार बार आएंगी, और बार बार आएंगी। मार्केटिंग में भी वही चीज आएगा, जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो वही चीज आएगा,
तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये 2 पेपर ऐसे हैं जिसको आप क्रिटिकली पढ़ें, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह मिलेगा आपको और फाइनल लास्ट तक मिलेगा आपको। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा या सिस्टम का नॉलेज अगर नहीं होगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, तो वहां पर आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। आप मिस हो जाएंगे कि ये वाला एस्पेक्ट और वो वाला एस्पेक्ट कैसे करके मैं कोरिलेट करूं, या आप उस टाइम कंप्लेन कर सकते हैं कि सर ने बताया नहीं था, पढ़ाया नहीं था, या हमने पढ़ा नहीं था। तो ये बातें आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का डिफरेंट एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? मोटिवेटिंग, ये शायद मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द बेसिस और व्हाट आर द बेसिक मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिकली 4 मॉडल्स है, और 4 मॉडल होती है, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ह्यूमन बिहेवियर 2 टाइप के बिहेवियर है। फर्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो उसमें परसेप्शन आता है। परसेप्शन का मतलब, हम ये सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, जान लीजिए। इंडिविजुअल बिहेवियर की अगर बात कर रहे हैं तो मैं परसेप्शन अलग से पढ़ाऊंगा, पर्सनैलिटी क्या है बताऊंगा, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ये क्या है आपको बताया जाएगा, मोटिवेशन क्या है, लर्निंग क्या है। ये इंडिविजुअल लेवल पे है। परसेप्शन मतलब हम किसी चीज को सोचते हैं कि वो कैसा है, परसीव कैसे करते हैं। सपोज मैं परसीव कर रहा हूँ कि ये बैच जो है एमबीए का बहुत अच्छा है, ये मेरा परसेप्शन है। अब परसेप्शन बहुत सारी चीजों से बन सकता है, कि आपका एटीट्यूड से बन सकता है, आपका बिहेवियर से बन सकता है, आपका डिसिप्लिन से बन सकता है, या आपका मेरे प्रति रेस्पेक्ट से बन सकता है। तो ये परसेप्शन है, ये एक परसेप्शन हो सकता है। या दूसरा परसेप्शन ये भी हो सकता है कि ये बैच अच्छा नहीं है, उसका परसेप्शन आपके वही एटीट्यूड, बिहेवियर इससे भी बन सकता है। तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर की बात है। इंडिविजुअल लेवल में हम पर्सनैलिटी भी देखते हैं। ग्रुप लेवल की जब बात करते हैं तो ग्रुप का बिहेवियर अलग होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये अलग चीज है। इंडिविजुअली आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो दूसरा चीज है। हम टीम वर्क की भी बात करते हैं कि टीम परफॉर्मेंस है नहीं है, पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की भी बात करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल से बड़ा ग्रुप है, ग्रुप से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिविजुअल को समझने, जब तक हम इंडिविजुअल को नहीं समझेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझ सकते। इसीलिए हम इसकी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, परसेप्शन में क्या क्या थ्योरीज है, मोटिवेशन में क्या क्या थ्योरीज है, लर्निंग में क्या क्या थ्योरीज है। और ये एक एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। परसेप्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वैल्यू एक लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर सकते हो या फिर समझ सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर डेप्थ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल का बात करूं तो देर आर 4 डिफरेंट मॉडल्स। देर आर 4 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। 4 डिफरेंट मॉडल्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। The first model is autocratic model, second is custodial model, third is supportive model and fourth is collegial model। ये चारों मॉडल को समझने की कोशिश करिएगा। ये संस्थाओं का मॉडल है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक संस्था में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल है। जैसे कि ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जो ऑटोक्रेट होता है मतलब जबरदस्ती काम करवाता है, मतलब मुझे काम कैसे करना है वो पता नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि काम हो जाए। दिस इज ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर जिसको बोलते हैं। कस्टोडियल मॉडल की क्या बात करते हैं? कस्टोडियल मॉडल की मतलब एक कस्टडी में रह के, मतलब एक जन के सुपरविजन में रह के जो चीजें होती है, दिस इज कस्टोडियल मॉडल। मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सपोर्टिव मॉडल क्या है? कस्टोडियल मॉडल और सपोर्टिव मॉडल में कैसे डिफरेंस हो सकता है मैं बता रहा हूं आपको। कि सपोर्टिव मॉडल में आपको हेल्प करूंगा, मतलब सोचिए कि आप मेरे अधीनस्थ हैं और मैं आपका सीनियर हूं। ऑटोक्रेटिक मॉडल में मैं आपको ये बोलूंगा कि आप काम करके दो, मुझे पता नहीं है कैसे काम करके दोगे, नहीं होगा तो मैं आपको निकाल दूंगा। दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में मैं आपका सुपरविजन कर रहा हूँ, तो भी आपको चीज जरूरत है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट आप काम करके दो। दिस इज कस्टोडियल मॉडल, मैं कस्टडी में रखा हूँ चीजों को। व्हाट इज सपोर्टिव मॉडल? आप करो और मैं आपके साथ हूँ। सो दिस इज लीडरशिप अप्रोच कि आप करो और डेफिनेटली कुछ लगता है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, और अगर ब्लेम आता है तो मेरे ऊपर आएगा, और अगर हम जीत जाते हैं या अच्छा कर लेते हैं तो वो सभी का होगा। दिस इज सपोर्टिव मॉडल। व्हाट इज कॉलेजियल मॉडल देन?
कॉलेजियल मॉडल में पार्टनरशिप अप्रोच रहता है कि आप भी करो और मैं भी करूंगा और दोस्त बन के करेंगे। दिस इज कॉलेजियल मॉडल। तो बेसिकली अगर आप डिफरेंस मेन समझ गए तो फिर ये आरओ का जो दिया गया है यहाँ पर कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में पावर का यूटिलाइजेशन होता है, ऑथोरिटी होता है, यहाँ पर ओबीडियंस होता है, डिपेंडेंस ऑन बॉस होता है, सब्सिस्टेंस होता है और परफॉर्मेंस मिनिमम होता है। ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। कस्टोडियल मॉडल में इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब रिसोर्स को कम यूज करना है, मनी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी और बेनिफिट आपको मिलता है, डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंडेंट रहेंगे, सिक्योरिटी आपको मिलता है और पैसिव कोऑपरेशन मिलता है। एक्टिव कोऑपरेशन नहीं मिलता है, पैसिव कोऑपरेशन मिलता है। सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, लीडरशिप मॉडल है जिसमें आपको एनफ सपोर्ट मिलेगा, आपका जॉब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, आपको स्टेटस और रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आपके अंदर के ड्राइव को आप बढ़ा पाएंगे। तो जो मैं फॉलो करता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज सपोर्टिव मॉडल। ओके, इट इज लीडरशिप बेस्ड। लेकिन लीडरशिप बेस्ड मॉडल में जब भी आप करेंगे देन यू हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा पेन, क्योंकि आपको करके दिखाना पड़ेगा। सो अगर आप ऑटोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करते हैं तो आप यही बोलेंगे कि मुझे पता नहीं है और आप काम करके दे दो। कस्टोडियल मॉडल में आप सुपरविजन करेंगे, लेकिन सपोर्टिव मॉडल में यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपको करके दिखाना है कि कैसे होता है और आपको सपोर्ट भी करना है अपने अधीनस्थों को। फिर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और अंदर के ड्राइव, जो आपका अंदर का ड्राइव है और जो आपके लोगों का लाइक एम्प्लॉइज का अंदर का ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कॉलेजियल मॉडल बेसिकली पार्टिसिपेटिव मॉडल है, ये टीम वर्क बेस्ड है। सभी कोई रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी कोई इसमें सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और सभी कोई सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं। उसका मतलब ये है, देखिए कॉलेजियल मॉडल तब होता है जब आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर्स हों और आप लीडर हों और आप उनसे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप अप्रोच में आप कर रहे हैं, दैट इज कॉलेजियल मॉडल। उसमें सभी को पता है कि उनको क्या काम करना है, लेकिन एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा नहीं रहता उसमें। उसमें मॉडरेट एंथुसियाज्म रहेगा बिकॉज सभी कोई मिल के कर रहे हैं। लेकिन सपोर्टिव मॉडल में आपको लीडरशिप मिल रहा है, मतलब कोई आपके ऊपर है जो आपको बोल रहा है कि वी कैन परफॉर्म और आई एम देयर टू हेल्प यू। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंट मॉडल्स है। ये भी लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ओबी चैलेंजेस की। आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो किस किस टाइप का चैलेंज को बियर कर रहा है। पहला चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन से क्यों चैलेंज हो गया है? ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता दूं। ग्लोबलाइजेशन वो होता है जो कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ जब जोड़ते हैं हम, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। सिंपल वे में कि कंट्री के इकोनॉमी को हमने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, सिंपली ग्लोबलाइजेशन। और जब पूरे इकोनॉमी जुड़ गया है, कंट्री और वर्ल्ड जब जुड़ गया है, तो हमको दूसरे जगह का जो एम्प्लॉय आते हैं उनको मैनेज करना एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो गया। जैसे कि हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग हैं वो काम करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो वो सीखते हैं। अगर फ्रांस में जाके काम कर रहे हैं तो फ्रेंच की भाषा सीखते हैं, वहाँ एडॉप्टेबिलिटी भी चाहिए। या हम अमेरिका के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उनका कल्चर हमको अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम किस लेवल में ग्लोबलाइजेशन को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है। दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि हमको उनका बिहेवियर सीखना है, अडॉप्ट करना है एंड वी हैव टू मैच दैट। सेकंड इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आज के डेट में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। कौन कहाँ से आया, आंध्र प्रदेश से कोई आ गया, क्षेत्रीयवाद भी बहुत जगह होता है कि कोई बाहर से आ गया, ऊपर में बैठ गया, दिस इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। या फिर नीचे लेवल में डिफरेंट जगह के लोग हैं और वो एक माने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक मेजर चैलेंज अगेन है। इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। हमको क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव रखना ही है, बिकॉज आप अगर ये प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को ज्यादा दिन तक अगर नहीं रहेंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। एनी ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में सभी के ऊपर लागू है, अगर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को आप नहीं रखते हैं तो यू विल बी थ्रोन आउट। नेक्स्ट इज लेबर शॉर्टेज। आज के डेट में जो जो गवर्नमेंट का नियम है या फिर जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसमें शॉर्टेज ऑफ लेबर देखने के लिए मिला है, और वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि लाइक कैसे करके हम इस चीज को मैनेज करें। कस्टमर सर्विस अनदर पार्ट है कि कस्टमर सर्विस को हम कितना इंप्रूव करें। आप मार्केटिंग में मैंने जैसे बताया था कि प्रोडक्ट जो होता है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, गुड सर्विसेज आइडियाज। और सर्विस का कंपोनेंट ऑफ लेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट विदाउट सर्विस प्रोवाइड कर दिया गया तो आप नहीं खरीदेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं मोबाइल फोन लास्ट लेने गया, मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया था एंड समवन सजेस्टेड मी कि ये ब्रांड आप खरीद लो करके।
तो जब वो ब्रांड को मैंने बताया कि ये ब्रांड मुझे चाहिए करके, तो उसने पहला कहा कि हाँ सर, इसका सर्विस बहुत अच्छा है, बिलासपुर में सर्विस सेंटर अवेलेबल है। तो अगर सर्विस सेंटर नहीं होता तो प्रोबेबली मैं वो परचेज डिसीजन नहीं ले पाता। और आज के डेट में हर प्रोडक्ट के साथ हमको क्या चाहिए, हमको इम्प्रूव्ड सर्विस चाहिए। क्यों? अगर वो बिगड़ जाता है तो मैं कहाँ से खरीद के लाके दूंगा? दिस इज इन कस्टमर सर्विस एंड पीपल स्किल। स्किल्ड पीपल चाहिए चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस भी चाहिए। एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, मतलब जो आपके लिए काम कर रहे हैं उसको कैसे आप एम्पावर करेंगे। और जब आप एम्पावर करते हैं तो वो फील गुड करते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा लाइक काम कर पाते हैं और वो अच्छा फील भी कर पाते हैं। देन कोपिंग विथ टेम्पोररीनेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोपिंग विथ टेम्पोररीनेस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज आप देख रहे होंगे कि जो ठेका वाला सिस्टम हो गया, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर या कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीजें होंगी। ये तो एक मन में डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैं इस संस्था में और कितना दिन रहूंगा। सो दिस इज अनदर चैलेंज। अगर आप टेम्पोररी एम्प्लॉयज को भी अगर परमानेंट फीलिंग दे सकते हैं एनी एनी लेवल पे, और उनको ये अश्योर कर सकते हैं कि आप अगर परफॉर्म करोगे तो मैं अश्योर करता हूं कि आप सदैव रहोगे, तो ये टेम्पोररीनेस का जो चैलेंज है उसको आप हटा दोगे। और आज के डेट में जो जॉब्स हैं भी अगर मार्केट में, तो वो टेम्पोररी काइंड ऑफ जॉब है। और उस टेम्पोररी जॉब में आप अगर स्किल्ड हैं तो आप फिट बैठते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म आपका एग्जिस्टेंस है। और यही बड़ा चैलेंज है ओबी के लिए कि इस टेम्पोररीनेस को कैसे करके मैनेज किया जाए। अनदर फैक्टर इज स्टिमुलेशन ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। हर दिन कोई नया इनोवेशन आ रहा है, हर दिन कोई चेंज आ रहा है, उसको ओबी कैसे करके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे करके कोप अप करे। अनदर बिग फैक्टर वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे काफी सारे रिसर्च हुए हैं और इस पे मैंने भी 2-3 रिसर्च किया है अभी ऑफ लेट। वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आज के डेट में सभी के जीवन में वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट, सपोज ऑर्गेनाइजेशन आप जाते हैं और आप इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में लौट के आते हैं, ये दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो अपने फैमिली तक हम कैरी करके ले आते हैं और वहां पर अपना बिहेवियर को शो करते हैं कि आज बॉस ने ऐसा कहा, वो ऐसा कहा, और घर का टेंशन लेके हम ऑफिस में चले जाते हैं। तो दिस इज क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, और वो वर्क लाइफ बैलेंस को आपका बिगाड़ दे रहा है। तो हाउ टू माने डील विद दिस ओबी चैलेंजेस, माने वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे करके हम बियर करें। ज्यादातर ये देखने मिला है जहाँ बोथ ऑफ दी लाइक हस्बैंड वाइफ जो वर्किंग है, उनके बच्चे जो है वो घर में रह जा रहे हैं और दे यूज टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। और इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के डेट में, हाउ टू मैनेज। इनफैक्ट आप भी अभी जो कोर्स कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट फुल सिचुएशन में होंगे, बिकॉज आपको लगता होगा कि आप कमाने जा रहे हैं, यू गो टू द ऑफिस, फिर आना है, फिर क्लास भी करना है, तो इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो आपको वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे करना है, that is again a challenge for organizational behavior. And finally improving ethical behavior. देखिए इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इथिक्स का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इथिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग करेक्ट थिंग्स एंड नॉट डूइंग द इनकरेक्ट वन। जो सही चीज है उसको करना है, जो सही चीज नहीं है उसको नहीं करना है। दिस इज सिंपल एज दैट। वी एज एन इंडियन, हम बहुत इथिकल लोग हैं, मतलब इंडियन वैल्यूज और इथिक्स इतने हाई हैं कि हम 10 बार सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब हम इथिकल बिहेवियर नहीं करते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भीड़ में लाइन लगी है मंदिर जाने के लिए, और हम इथिक्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर हमको लाइन तोड़ के अगर जाना पड़ता है तो हम तोड़ के चले जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू सेव आवर टाइम जस्ट। लेकिन इथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में लाइक वहाँ दिखते रहेगा कौन। एम आई विजिबल? क्या मैं विजिबल हूँ? पीपीटी इज विजिबल, ठीक है। मैं विजिबल नहीं हूँ, चलेगा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? अभी मैंने पीपीटी ऑफ कर दिया है। क्या मेरी आवाज आ रही है? बस ये बताइए। यस, इट इज ऑडिबल।
ओके, वॉइस इज क्लियर। सो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद लिख देंगे कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं, वो बस लिख देंगे, ठीक है। सो नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल, ओके ओके ओके। सो आई शुड कंटिन्यू, आई शुड कंटिन्यू। बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो ये सारे एक्चुअली ओबी का चैलेंजेस है, जो फ्यूचर चैलेंजेस है। ये भी एक लाइक माने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन चैलेंज को हम कैसे करके लाइक मैनेज करें। आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस, ग्रुप इफेक्टिवनेस, चैलेंज इन सोशल एनवायरनमेंट, ये हम कैसे ला सकते हैं, इफेक्टिवनेस हम कैसे ला सकते हैं, पीपल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये इसका एक मॉडल है। देखिए सेंटर पे जो लिखा है वो इफेक्टिवनेस थ्रू मैनेजिंग एंड लीडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे मैनेज करें? ह्यूमन बिहेवियर मतलब मेरा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में वो हर एम्प्लॉय का बिहेवियर जिसको हमको मैनेज करना है वो। और अगर हम इन चीज को मैनेज कर दें तो हम ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस लिखा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस लाएंगे तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स अच्छे होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा बनेगा। अगर ग्रुप इफेक्टिवनेस आए तो क्या होगा? वी कैन हैव थ्रेशोल्ड ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर माने आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके बॉस और आपके रिलेशनशिप सुधर जाएंगे। ग्रुप एंड टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ग्रुप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, स्ट्रेस कम होंगे, नेगोशिएशंस बढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग बढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिटिक्स बढ़े लाइक इंप्रूव होगा। इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्टिवनेस आएगा? आपका परसेप्शन अच्छा रहेगा, एटीट्यूड अच्छा रहेगा, मोटिवेशन अच्छा रहेगा और पर्सनालिटी अच्छा रहेगा। तो पहला चीज है कि हमको अगर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है तो इंडिविजुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, जैसे कि हमारा परसेप्शन आना चाहिए। बहुत लोग परसेप्शन माने कान के कच्चे होते हैं, कोई आगे कुछ बोल दिया तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। सो जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग रहते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो वो फिर मैटर नहीं करता है उनको। तो परसेप्चुअल एटीट्यूड अपना माने करेक्ट करना है, एटीट्यूड को कलेक्ट करना है, अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ाना है, पर्सनालिटी बढ़ाना है। इन सब चीजों को इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे और इन सब चीजों को अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमने मैनेज कर दिया तो हम क्रिएट कर पाएंगे इफेक्टिवनेस which leads to मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन बिहेवियर को एंटायरली कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करने में अपना जो योगदान है वो हम दे पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं जिन्होंने की डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जैसे जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, डॉक्टर प्रकाश आपको पढ़ाएंगे कि फेडरिक टेलर ने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया हुआ है, पार्कर फॉलेट ने पावर कॉन्फ्लिक्ट और लीडरशिप का मॉडल दिया हुआ है, चेस्टर बेनार्ड ने एग्जीक्यूटिव का मॉडल दिया हुआ है। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट जो वेस्टर्न फिलोसफी के कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए हुए हैं। इसमें से कुछ मॉडल जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पार्ट में होंगे, और कुछ मॉडल्स जो है वो डॉक्टर प्रकाश आपको पढ़ाएंगे। वाई? बिकॉज एज एंड व्हेन जो रिक्वायर्ड है, मैं चाहूंगा कि ये सभी मॉडल्स को आप समझें। जैसे कि बोला जाता है कि टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, और ये आपको तब तक पूछा जाएगा, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि टेलर ने क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया था, वो आप बताओ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए ये जितने प्रिंसिपल्स हैं, ये जितने फिलोसॉफीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेंशियली ये वाला जो पेज है वो आपको दिखेगा नहीं आपके एसएलएम में। मैंने ये लिया है एक बुक से और वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये टाइम टू टाइम लाइक आपको समझना है, कहने का मतलब ये सारे मॉडल्स हैं जिसको आपको समझना है और सीखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैव चेंज्ड देयर कॉन्टेक्स्ट ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे ऑफ लेट चेंज हुआ है। जैसे हम बोलते थे कि हमारे लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है या हमारे जनरेशन में चेंज हुआ है, हम बात करते हैं ऑफन।
क्या बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम लालटेन में पढ़े थे, आज के बच्चे तो मतलब कंप्यूटर और एसी में भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बोलते हैं हम अमूमन। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हुआ है। ऑफ लेट वो क्या बना है और पहले वो क्या था, वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला वेरिएबल है यूनिट ऑफ ऑपरेशन। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय को एम्फोसिस दिया जाता था, फिर ग्रुप को दिया गया, फिर टीम को दिया गया। आज हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम सोसाइटी को वैल्यू देते हैं। और ये कैसे चेंज हुआ, पहले एम्प्लॉय को दिया गया, देन ग्रुप को दिया गया, देन टीम को दिया गया। आज हम कम्युनिटी की बात करते हैं, हम सोसाइटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये चेंज हुआ है। एनवायरमेंटल इंटरफेस की जब हम बात करते हैं, क्लियर बाउंड्रीज। पहले जो है क्लियर बाउंड्रीज रहता था, माने एक बाबू अगर अपॉइंट हुआ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो वो वहीं पर रहता था और उसके क्लियर थॉट्स थे। धीरे धीरे वो बाउंड्रीज खत्म हो गया, फजी बाउंड्रीज आ गया। ऑर्गेनाइजेशन भी बाउंड्रीलेस आज के डेट में बन गया है, क्योंकि आप अपने घर में रह के काम कर रहे हैं। सो ये चेंजेस आया है, वर्क टू होम कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले ये नहीं था, क्लियर बाउंड्रीज मेंशन थे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे था, वर्टिकल था पहले, मतलब अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे फ्लो करता था। फिर क्या हुआ, नहीं वर्टिकल और ओरिजेंटल हो गया, माने साइड से भी फ्लो होता था और माने ऊपर से भी फ्लो होता था। आज के डेट में इंफॉर्मेशन फ्लो सभी तरीके से होते हैं, मतलब रियल टाइम होता है। आज के डेट में कोई भी चेंजेस हो पा रहा है, आप इमीडिएटली जान पा रहे हो। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले कैसे होते थे, पहले लंबे लंबे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते थे जिसमें हायरार्की डिफाइंड होता था। हायरार्की का मतलब यह है कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर रहता था, हायरार्की रहता था। फिर क्या हुआ, फिर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आया, राइट साइज्ड हो गया वो और रीस्ट्रक्चर्ड हो गया। आज के डेट में इंटरवोवन है, नेटवर्क है, मतलब आप मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करते हो, ये भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हो। और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है नेटवर्क काम हो गया, मतलब एक जगह का जो क्लर्क है वो हो सकता है कि 4 जगह का काम भी कर रहा हो। दिस इज द चेंज व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स। फोकस जो है पहले स्ट्रक्चर पे हुआ करता था, अब फंक्शंस पे हुआ, देन फिर प्रोसेस पे हुआ, आज हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहले फोकस जो है स्ट्रक्चर, हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं, फिर बोले कि नहीं हमारा फंक्शन ठीक हो पा रहा है कि नहीं, फिर बोले कि नहीं नहीं प्रोसेस हमको ठीक रखना है। आज हम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर पे नहीं जाते, आप क्या किए क्या नहीं किए उसके मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस दिया या नहीं दिया उससे मतलब है। तो ये चेंजेस जो है वो आए हैं। इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले रहते थे, ये तुमको करना है, ये तुमको नहीं करना है, एकदम फिक्स था। आज इनफॉर्मेलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है। और आप अगर फ्लेक्सिबल रह के, अगर आप घर में 30 दिन रह के अगर मेरे को रिजल्ट दे पा रहे हो, देन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। आज के डेट में ये कॉन्टेक्चुअल चेंजेस हुए हैं। कल्चरल चेंजेस भी हुए हैं कि पहले जो है सिंगल डोमेन कल्चर चलता था, एक जगह में दूसरे लोगों को आने नहीं देते थे। आज मल्टी कल्चर हो गया है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। सब कल्चर भी आ गया है, मतलब कल्चर में जो सब कल्चर होता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। टारगेट मार्केट क्या था, पहले लोकल मार्केट था, मल्टीनेशनल मार्केट बना, आज ग्लोबल लोकल लोकल की बात कर रहे हैं हम। फिर इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस की जब बात करें तो पहले परफॉर्मेंस इवोल्यूशन कैसे भी हो जाता था, मतलब कोई भी कर देता था, आर्बिट्ररी वे में होता था। फिर वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में हुआ, आज कस्टमाइजेशन हो रहा है। कस्टमाइजेशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको इवोल्वेट किया जाएगा, रैंकिंग आपको उसके आधार पर मिलेगा। पहले के ऑथोरिटी और पावर रैंक्ड वे में जाते थे, कमांड एंड कंट्रोल रखते थे और वो सेंटर्ड था। आज के डेट में सेंट्रल ऑथोरिटी कुछ नहीं है। आज के डेट में प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को अहमियत दिया जाता है, क्लियर और शेयर्ड कम्युनिकेशन को वैल्यू किया जाता है। तो ऑफ लेट जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हुए हैं वो ये सारे चेंज आपको मुझे लगा कि बताना जरूरी है। वाई, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए ये बहुत लाइक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। और बिहेवियर एक्चुअली क्या है, लेट अस ट्राई एंड